साथियों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर ही होंगे और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखे होंगे। आपको जैसा कि पूर्व में भी आपको बताया गया है कि ये इतिहास की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम इतिहास के कुछ खंडों को कवर करने वाले हैं। उसी के अंतर्गत आज जो हमारी चर्चा है वो वैदिक काल के संबंध में होने वाली है। पूर्व के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आखिर आर्य क्या थे, आर्यों की संस्कृति क्या थी, आर्यों का आगमन कैसे हुआ, जनजातीय संघर्ष क्या हुआ, और इसके अलावा हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि जो वैदिक सभ्यता थी, इस वैदिक सभ्यता में राजनीतिक परिदृश्य क्या था। हालांकि हम लोग कंपैरिजन करके दो टॉपिक्स को पढ़ रहे थे, है ना। आपको पता होगा कि जहां एक और ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था को पढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर ऋग्वैदिक कालीन या उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था को पढ़ रहे थे। तो थोड़ा सा देखेंगे आप लोग ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था या उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो हमारा मानना है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को कवर कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता होगा पूर्व के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आखिर वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था कैसी थी या राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। इसके अलावा हमने उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था या उत्तरकालीन राज्य व्यवस्था का भी कंपैरिजन इससे किया था। हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि पहले व्यवस्थाएं बहुत सरल थी, फिर धीरे धीरे जैसे सभ्यताओं का विकास होता गया और एक नई संस्कृति अस्तित्व में आई, तो सभ्यताओं के विकास के क्रम में, नई संस्कृति के उद्भव के क्रम में हमारे समाज में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। उन्हीं परिवर्तन के बिंदुओं को हमने राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रेखांकित किया। जो आज का जो पूरा विषय है, आज का पूरा विषय भी हम इसी बात को लेकर चला रहे हैं। थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे तो ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्था में अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारी सामाजिक व्यवस्था। अब देखेंगे हम पहले नंबर तो हमें देखना है कि ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था क्या है, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो शुरू करते हैं। देखो, जो हमें ऋग्वैदिक कालीन एक एक पॉइंट करके लिखते चलेंगे। जो ऋग्वैदिक कालीन या कह सकते हैं वैदिक कालीन जो सामाजिक व्यवस्था है, इसकी पूरी जानकारी हमें मिलेगी ऋग्वेद से, है ना। तो वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से। जब ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि यहाँ का जो समाज था वो पूरा का पूरा कैसा था। एक तो कबीलाई संरचना थी, ये पूरी कैसी संरचना थी, कबीलाई संरचना थी। लोग बाग कबीले में रहते थे। हालांकि जो समाज था, समाज यहाँ पर समतामूलक था। समतामूलक का पहले तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि जो वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था थी, इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि वैदिक कालीन पीरियड में जो समाज था वो पूरा का पूरा कबीलाई ढांचा वाला था। कबीले के रूप में अपना जीवन यापन कर रहा था या अपनी बसर कर रहा था। अब उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे जो समाज था पूरा का पूरा जो समाज था वो समतामूलक था। समतामूलक का मतलब क्या है यहाँ पे? समतामूलक का मतलब है समाज में चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो पुरुष वर्ग हो, चाहे कोई अन्य वर्ग हो, सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त थे। इसका विवरण हमें मिलता है। तो समतामूलक समाज था, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखेंगे कि छुआछूत और जाति व्यवस्था, जो छुआछूत और जाति व्यवस्था थी, इसका उद्भव नहीं हुआ था, या कह सकते हैं ये अस्तित्व में नहीं आई थी।
तो यहां पे दो चीजें आपको देख के चलना है। देखो, जो उत्तर वैदिक कालीन समाज था इसकी जानकारी हमें मिलेगी मुख्य रूप से यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, आरण्यक उपनिषद से इसकी जानकारी मिलेगी। इसमें और इसमें परिवर्तन क्या होंगे आप देखेंगे जब हम ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो ये जो समाज था इसकी जो कबीलाई संरचना थी वो टूटने लगेगी। अब धीरे धीरे लोग बाग कबीलाओं से निकल करके अपने जनपद का निर्माण करने लगेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे जो समाज होगा वो समाज पितृसत्तात्मक होगा। हालांकि यहाँ का समाज भी पितृसत्तात्मक ही था। यहाँ का जो समाज था वो भी पितृसत्तात्मक ही था, परंतु यहाँ पर जो पितृसत्तात्मक है उत्तर वैदिक कालीन में जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी ये थोड़ी सी जटिल हो जाएगी। समाज पितृसत्तात्मक था परंतु एक व्यवस्था थी कि जो पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष प्रधान समाज के अंतर्गत करुणा का भाव था, सभी को समान रूप से लेकर चलने का भाव था। परंतु आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पुरुष समाज हो जाएगा या पुरुष प्रधान समाज हो जाएगा वो एक प्रकार से अधिनायकवादी किस्म की रणनीति अपनाने लगेगा, या पूरी जो अप्रोच उनकी होगी वो एकदम तानाशाही वाली होगी। इसलिए यहाँ के पितृसत्तात्मक स्वरूप में और यहाँ के पितृसत्तात्मक स्वरूप में काफी अंतर है। क्लियर? तो इसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो समाज में बड़ व्यवस्था है वो बहुत सरल होगी। इस बड़ व्यवस्था के बारे में थोड़ा जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो जो ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में जो बड़ व्यवस्था थी ये मुख्य रूप से कर्म मूलक थी। कर्म मूलक मतलब कर्म के आधार पर जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे उसी प्रकार का वर्ण प्रदान किया जाएगा। मजे की बात है कि ऋग्वेद में उदाहरण मिलते हैं कि जो विश्वामित्र थे वो मुख्यतया क्षत्रिय वर्ण से थे, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में या विद्या अर्जन के क्षेत्र में कार्य करने के कारण ये बाद में ब्राह्मण वर्ण से नवाजे गए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो वैदिक कालीन समाज था उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत सरल थी। सरल इस प्रकार से थी कि एक ही घर में चार चार वर्ण हो सकते थे। मान के चलिए किसी के चार लड़के हैं तो मान के चलो चारों का अलग अलग पेशा है, चारों की अलग अलग अप्रोच है, तो उन चारों की अलग अलग अप्रोच के कारण वो चारों अलग अलग वर्ण से संबंधित हो सकते थे। परंतु इसमें जब हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे, पूरी की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। जब ये पूरी की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी तो हमारा समाज जो होगा, जो सामाजिक ढांचा होगा वो डिक्लाइन होने का काम शुरू कर देगा, पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जब वर्ण व्यवस्था कर्म मूलक थी तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग स्त्रियों की दशा। जो स्त्रियों की दशा थी वो माना जाता है कि बहुत अच्छी थी। यहाँ पर जो स्त्रियां थी उनको सभा, समिति और विदत इन तीनों में भाग लेने का अधिकार था। जो स्त्रियां थी वो पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करती थी, यहाँ तक कि यज्ञों में भाग लेती थी, हवनों में भाग लेती थी और सारे काम बराबरी से करती थी। इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तो हमने बताया कि स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी और वो सभा, समिति और विदत में ही भाग लेती थी। अब तीन कंसेप्ट आए यहाँ पे, एक तो सभा आया, एक तो विदत आया और सभा विदत के बाद आया है आपका समिति। तो सभा में कौन लोग शामिल होते थे? सभा मुख्य रूप से कुलीन जो वर्ग था या जो श्रेष्ठ वर्ग था, कुलीन और श्रेष्ठ लोग सभा में शामिल होते थे। समिति में जो आम जन समूह था या जनसाधारण वर्ग था वो समिति में शामिल होता था। और विदत में मुख्य रूप से न्याय व्यवस्था से रिलेटेड कार्य किए जाते थे। न्याय व्यवस्था में आपको पता है कि न्याय व्यवस्था में जो यदि न्याय व्यवस्था वहां पे दो प्रकार की थी, या एक बात है जो वैदिक कालीन समाज था, वैदिक कालीन समाज में न्याय व्यवस्था दो प्रकार की थी। यदि न्याय व्यवस्था का उल्लंघन कुलीन वर्ग ने किया है तो उसको इसका खामियाजा उसका खामियाजा मुख्य रूप से करीब 100 गायों को
देकर चुकाना पड़ता था। और वही जो आम जनसाधारण वर्ग था, यदि आम जनसाधारण वर्ग से कोई भूल होती थी या उससे किसी प्रकार की हानि हो जाती थी या धृष्टता हो जाती थी, तो उसके लिए कई प्रकार की नाक कान काटने की प्रथाएं थी, जिसे सतदाय और बरदाय कहा जाता था। इस प्रकार के भी उदाहरण मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, खैर वो अलग बात है। तो स्त्रियों दशा काफी अच्छी थी, सभा समिति विदत में भाग लेती थी। कई प्रकार की स्त्रियों का नाम मिलता है, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, विश्वास, सिक्ता, ऐसे कई प्रकार की स्त्रियों को मिलेगी वैदिक कालीन समाज में मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे कि समाज में आप देखेंगे कि जो पुनर्विवाह था, पुनर्विवाह हो गया, बहुपति प्रथा, ये बहुपति प्रथा ये भी प्रचलित थी। तो पुनर्विवाह, बहुपति प्रथा प्रचलित थी। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो वैदिक कालीन समाज था, यहाँ पे कुछ कुरीतियां भी व्याप्त थी। कुरीतियां कौन कौन सी थी ये देखने का प्रयास करेंगे। इसमें मुख्य रूप से कुरीतियों में बाल विवाह हो रहा था, नो डाउट। पर्दा प्रथा थी, ठीक है ना, तो बाल विवाह हो रहा था, पर्दा प्रथा थी। और इसके अलावा सती प्रथा के भी हमें कई प्रकार से साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कुछ कुरीतियां भी हमारे समाज में उस समय पे प्रचलित थी। क्लियर? अब कुछ बात और जाननी पड़ेगी हमें। एक और जो महत्वपूर्ण बात है, दास प्रथा। दास प्रथा का भी प्रचलन था। हमने आपको बताया था दास प्रथा में होता क्या था, जब जैसे राजा कोई युद्ध लड़ने जाता था और विजय जब उसे हासिल होती थी, तो कई लोगों को जब वो गुलाम बना देता था, तो गुलाम बना करके अपने यहाँ दास का काम करवाया करता था। तो इस प्रकार के साक्ष्य हमें इससे प्राप्त होते हैं। क्लियर? यहाँ पर किसी को कोई डाउट? आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से सामाजिक व्यवस्था। तो यहाँ का समाज था कबीलाई ढांचे वाला, कबीला के रूप में लोग अभी भी रह रहे थे, नो डाउट। इसके अलावा समाज का समतामूलक, मतलब पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान था, पितृसत्तात्मक था, परंतु महिलाओं और पुरुषों में एक प्रकार का समन्वय स्थापित किया गया था। इसके अलावा हम देखेंगे छुआछूत, जाति व्यवस्था नहीं थी। हाँ, वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में थी, और वर्ण व्यवस्था लेकिन कर्म मूलक था। जो हमारा समाज था वहां का कर्म मूलक था, अर्थात जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर निर्धारित होती थी। इसके अलावा हम देखेंगे कि स्त्रियों की दशा थी काफी अच्छी थी, वो सभा समिति विदत में भाग ले सकती थी। और इसके अलावा हम देखेंगे कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था। जैसे हमने आपको बताया था लोपामुद्रा, विश्वा, सिक्ता, ठीक है ना, जैसी महिलाओं के नाम भी मिलते हैं जो माना जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही थी और यज्ञ हवन करना इत्यादि में पुरुषों के साथ बराबरी से पार्टिसिपेट करती थी। क्लियर? और जहां तक कुरीतियों की बात करें तो हम देखेंगे कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बहुपति प्रथा, दास प्रथा, ऐसी कुछ कुरीतियां भी थी जो हमारे समाज में निरंतर चल रही थी। इसके अलावा जो हमें जानने का प्रयास करना है वो जानना है इनकी भोजन की प्रवृत्ति कैसी थी। जो भोजन था इनका वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का होता था। मतलब ये लोग दोनों प्रकार का भोजन करते थे। लेकिन शाकाहारी में याद रखना, ये अधिकतर जौ का सेवन करते थे क्योंकि उस समय प्रकृति किसकी होती थी, जौ की। और मांसाहारी में भी अनेक प्रकार से, जैसे गाय का तो हालांकि उल्लेख नहीं मिलता क्योंकि गाय के लिए शब्द प्रयोग किया गया अघन्या। अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य पशु। फिर भी भेड़ बकरी के पर्याप्त साक्ष्य इसमें मिलते हैं कि हो सकता है कि उस समय का मानव भोजन के रूप में इसका प्रयोग करता रहा। क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग इनके पहनावे के ऊपर। इनका जो पहनावा था वो मुख्य रूप से था सूती और ऊनी कपड़े ये लोग क्या करते थे, पहना करते थे। सूती और ऊनी कपड़े पहना करते थे। इसके अलावा जो इनका मनोरंजन था, मनोरंजन के लिए ये लोग एक तो चौपड़ खेला करते थे, चौपड़ के अलावा ये लोग शिकार करना पसंद करते थे, और शिकार के अलावा ये लोग जानवरों को लड़ाते थे आपस में, है ना। तो जानवरों को लड़ाने का भी काम ये लोग करते थे। तो मनोरंजन के रूप में चौपड़ खेलना, शिकार करना, जानवरों को लड़ाना इत्यादि इनके शौक हुआ करते थे। क्लियर? तो इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहां पर तो सामाजिक व्यवस्था।
हमने तो आखिर इसकी व्यवस्था की विशेषताएं जानने की, आखिर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था थी कैसी। पर यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था कंसेप्ट आप लोग थोड़ा बिल्डअप कर लो, ताकि आप कभी भी किसी भी, जैसे अभी आप आगे जाएंगे महाजनपद कालीन सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे, तो इन सारे टॉपिक्स में सामाजिक व्यवस्था शब्द आएगा। तो करना क्या है, जब भी कोई आंसर राइटिंग करेंगे आप लोग, ये जब उत्तर लिखने बैठेंगे तो कई बार ये होता है पर लोगों को चीजें याद नहीं रहती है, सबके साथ होता है ना। भूलने की जो बीमारी है वो मानव का एक अभिलाक्षणिक गुण है। जितने भी लोग अपने आप को मानव मानते हैं उन सब में कहीं ना कहीं एक गुण है, वो है गुण भूलने का, ठीक है ना। तो आप देखेंगे उनमें एक भूलने का गुण है। तो सामाजिक व्यवस्था को ऐसे कैसे याद कर लें कि हम लोग इसे लंबे समय तक याद रखें। इसके लिए बस थोड़ी सी बात याद रखनी है आप लोगों को। सामाजिक व्यवस्था में आएगा हमारा समाज। कौन आएगा? समाज। अब समाज में हम लोग क्या कहेंगे? समाज में हम लोग क्या रहन सहन देखेंगे, रीति रिवाज देखेंगे, खान पान देखेंगे, संस्कृति देखेंगे, कुछ प्रथाएं देखेंगे और स्थितियां देखेंगे। ऐसे ही करके 4-5 पॉइंट आप लोग पिक कर लेंगे। जैसे मान के चलो क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आ गया कि हड़प्पाकालीन सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, 6 नंबर में क्वेश्चन आ गया। खैर तो पैटर्न चेंज कर दिया एमपीएससी ने, 5 नंबर का पूछा लगा है 2020 से, पर जो 2019 तक है वो 6 नंबर का क्वेश्चन होता था, उसको घटा दिया, शब्द में घटा दी गई है। तो मान के चलो क्वेश्चन आ गया हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। मान के चलो आपने पढ़ा है पर एग्जैक्ट आपको कुछ याद नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में आंसर कैसे लिखा जाए, क्योंकि अपने पास तो सोचने का समय नहीं है। इसलिए हमेशा टॉपिक्स को तोड़ते हैं। जैसे हमने बताया सामाजिक स्थिति, तो सामाजिक स्थिति में लोग रहन सहन के बारे में लिखेंगे, रीति रिवाजों के बारे में लिखेंगे, खान पान के बारे में लिखेंगे, वहां के कल्चर के बारे में लिखेंगे, प्रथाओं के बारे में, वहां पे प्रथाएं चल रही थी, अब वो अच्छी बुरी दोनों प्रकार की हो सकती हैं, और वहां की स्थितियों के बारे में। तो ये सारे चीजें हम लोग लिखेंगे उसमें। क्लियर? इतनी बात आपको स्पष्ट हो? तो इस प्रकार से समाज में हम, क्योंकि हमारे समाज का नहीं है, समाज में हम रहते हैं, जन्म होता है, जन्म के साथ सब माता पिता से हमें संस्कार मिलते हैं, माता पिता से संस्कार मिलने के बाद हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम मिला के, अगर देखो मानव एक समाज है, समाज का हिस्सा है, तो अपने को आधार मान करके, अपने को केंद्र बिंदु मान करके, उस काल में भी आपने जो भी चीजें पढ़ी है, पढ़ा है आपने, तो आप लोग इमेजिन करके भी अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि फ्लुएंटली आपको सब याद रटी हो, आपको हर चीज रटी हो। कुछ चीजें आपके दिमाग में भी यदि सेटल है तो आप लोग अपने मन से 4-6 पॉइंट पिक करके निकाल करके इसके ऊपर बेहतरीन एक आंसर लिख सकते हैं 6 नंबर का। तो ये थोड़ी सी स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हर चीज याद नहीं करी जा सकती। इतना बड़ा एग्जाम होते हैं, है ना, हर चीज याद करना मुमकिन है, नामुमकिन है ना। खैर कुछ भी होते हैं, कुछ विद्वान तो पाई जाते हैं जगह आप बात, वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गई आप लोगों को। चलो अब ये हमने वैदिक कालीन समाज के ऊपर प्रकाश डाला। अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग उत्तर वैदिक कालीन समाज की ओर। तो भाई चलते हैं, जो उत्तर वैदिक कालीन समाज है, याद रखिएगा इसकी जो पूरी की पूरी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, ये हमें यजुर्वेद, सामवेद, आरण्यक उपनिषद, यहां से हमें पूरी की पूरी उत्तर वैदिक कालीन समाज की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। उत्तर वैदिक कालीन समाज में एक नवीन परिवर्तन ये आया कि हम देखेंगे कि जो कबीलाई ढांचा था, लोग बाग कबीलाई ढांचे में रह रहे थे, कबीलाई ढांचा यहाँ पर क्या होने लगा, टूटने लगा। लोगों ने धीरे धीरे जनपदों की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ किया, और एक कह सकते हैं कि लोगों ने जनपदों का विकास करना प्रारंभ किया। एक नवीन परिवर्तन तो ये आ गया। इसके अलावा हम देखेंगे
जो समाज था, पूरा का पूरा जो समाज था वो पितृसत्तात्मक हो गया। पितृसत्तात्मक का मतलब था कि अब यहाँ पर महिलाओं की स्थिति दयनीय हो जाएगी, महिलाओं के लिए समाज में सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा। तो जब ये पूरी की पूरी व्यवस्था आई, देखो समाज तो वैदिक कालीन या जो वैदिक सभ्यता थी या वैदिक कालीन जो समाज था वहां पर भी पितृसत्तात्मक समाज था, परंतु वहां के पितृसत्तात्मक, ठीक है ना, परंतु वहां के पितृसत्तात्मक समाज में और यहाँ के पितृसत्तात्मक समाज में काफी अंतर था, ठीक है ना। यहाँ का थोड़ा जटिल हो गया था, क्लियर। तो ये पितृसत्तात्मक की बात हुई। अब चलते हैं लोग आगे। अब बात करें यदि हम यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की, तो इसने पूरा कबाड़ा कर दिया वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था बहुत बड़ा परिवर्तन। देखो हमने आपको बताया था कि इतिहास में केवल परिवर्तन के बिंदु ही रेखांकित करने हैं। तो एक तो परिवर्तन का बिंदु ये आया कि वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में कैसी थी, कर्ममूलक थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में कैसी हो गई, जन्ममूलक हो गई। मतलब अब जो व्यक्तियों के वर्ण थे वो जन्म के आधार पर तय किए जाने लगे। क्लियर, इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो जन्म के आधार पर ये सब तय किया जाने लगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे स्त्रियों की दशा में। स्त्रियों की दशा गिरावट हुई, नो डाउट, स्त्रियों की दशा में गिरावट हुई। अब स्त्रियों को अपने पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के साथ साथ यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। स्त्रियां ही क्यों, शूद्रों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि महिलाओं और शूद्रों को एक तो ना तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की अनुमति दी गई, ना ही उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। तो इस प्रकार से जो समाज था वो उत्तर वैदिक काल में क्या होता चला गया, डिक्लाइन होना शुरू किया। बहुत ही जटिल व्यवस्था आ गई। लोग बाप का जीवन जीना थोड़ा सा कठिन हो गया यहाँ पे। तो हम देखेंगे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की दशा। तो यहाँ पे कंपेरिजन तो कर पा रहे हैं आप लोग। तो स्त्रियों की दशा में यहाँ पे गिरावट हुई। इनसे शिक्षा का अधिकार क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। इनको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। परंतु यहाँ पे एक बात याद रखना पड़ेगा आपको। आपने नाम सुना होगा मैत्रेयी और गार्गी, जो दो महिलाएं, विदुषी महिलाएं थीं। हालांकि इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगा दी गई या महिलाओं पर शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया। परंतु यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि मैत्रेयी और गार्गी ये जो दो विदुषी महिलाएं थी, ये किस काल की थी, ये उत्तर वैदिक कालीन समाज का हिस्सा थी, अपवाद स्वरूप। ठीक है, तो शिक्षा के अधिकार के बारे में हमने चर्चा करी। अब हम बात करते हैं समाज में कुछ कुरीतियों की। तो देखो कुरीतियां, बाल विवाह यहाँ पर भी थी, तो यहाँ पर भी बाल विवाह था, ठीक है ना। सती प्रथा यहाँ पर भी थी, तो उत्तर वैदिक कालीन में भी थी, ठीक है ना। पर्दा प्रथा वैदिक कालीन में भी थी, तो उत्तर वैदिक कालीन समाज में भी थी। क्लियर, इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब चलते हैं लोग आगे। इसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो उत्तर वैदिक कालीन समाज को यदि ऋग वैदिक कालीन समाज से कोई पृथक करता है तो एक नवीन बात माना जाता है कि यहाँ पे गोत्र नामक संस्था का उद्भव हुआ। जो गोत्र वगैरह या गोत्र अभिगमन की शुरुआत हुई, तो गोत्र अभिगमन की शुरुआत कब हुई, गोत्र अभिगमन की शुरुआत हुई हमारी उत्तर वैदिक कालीन समाज से। क्लियर, उत्तर वैदिक कालीन समाज में हमारे यहाँ देखेंगे कि गोत्र आ गया, तो बहुत सारे परिवर्तन हो गए। जब गोत्र आया तो जीवन और जटिल हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अपना वही कंसेप्ट बिल्ड करते हैं एक बार फिर से, जहां से अपन ने छोड़ा था, ठीक है ना। तो ये तो कुछ हमने कंपैरिजन करके पढ़ा दिया, उत्तर वैदिक कालीन समाज में क्या था और वैदिक कालीन समाज में क्या था। आप लोग एक बात समझ गए। देखो देखेंगे कबीलाई संरचना, यहाँ पे कबीलाई ढांचा टूट गया, यहाँ पे समाज समता मूलक पितृसत्तात्मक हो गया और पितृ प्रधान हो गया समाज। इसके अलावा
वर्ण व्यवस्था यहाँ पर अस्तित्व में थी, परंतु किस प्रकार थी? कर्म के आधार पर थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जन्म के आधार पर हो गई। हम यहाँ पे देखेंगे वैदिक कालीन समाज में कि स्त्री दशा अच्छी थी, स्त्री दशा में गिरावट हो गई। कुछ कॉमन चीजें भी थी, जैसे कुरीतियां, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये दोनों में कॉमन थी। परंतु यहाँ पर एक बात नोटिस करेंगे कि जो उत्तर वैदिक कालीन समाज था, उसमें एक नवीन संस्था का उद्भव हुआ जिसे गोत्र नाम दिया गया। तो गोत्र नामक संस्था का उद्भव हुआ। तो आपने दोनों में हमने कंपैरिजन करा, दोनों की विशेषताएं बताई। आपके मन में एक कंसेप्ट बिल्ड हुआ होगा कि वैदिक कालीन समाज में लोग सरवाइव कर सकते थे। जो वैश्य और शूद्र वर्ग था, महिला वर्ग था, ये आपस में सरवाइव कर भी रहे थे और जीवन यापन सकुशल तरीके से कर भी रहे थे। परंतु दिक्कत हुई कब? उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, खासकर वर्ण व्यवस्था को लेकर, स्त्रियों की शिक्षा को लेकर, स्त्रियों को दिए जाने वाले अधिकार को लेकर और समाज में कुरीतियों को लेकर। जब इस प्रकार के एक और एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं, जो कभी पशुओं के देवता माने जाते थे। वैदिक कालीन समाज में पूषण थे, पशुओं के देवता माने जाते थे। परंतु जब उत्तर वैदिक कालीन आया या उत्तर वैदिक कालीन समाज आया, तो उत्तर वैदिक कालीन समाज में हम देखेंगे वही पूषण शूद्रों के देवता माने जाएंगे। तो यहाँ पे समझ ना, शूद्रों की तुलना किससे कर दी गई? पशुओं से। तो इस प्रकार से हमारा समाज हो गया। तो जो हमारा कुल मिलाकर के वैश्य वर्ग था और शूद्र वर्ग था, इसमें एक असंतोष की स्थिति बनी। जब इन दोनों में असंतोष की स्थिति बनी, जीवन जीना कठिन हो गया। देखो, हड़प्पा सभ्यता मतलब जीवन सरल, वैदिक कालीन सभ्यता मतलब जीवन कठिन, उत्तर वैदिक कालीन मतलब जीवन अति कठिन। फिर महाजनपद में फिर से जीवन सरल करवाएंगे। तो जो अपने कंसेप्ट हैं, 4 कंसेप्ट, वो अच्छे से फिट हो रहे हैं। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहाँ पे क्लियर? चलो, बहुत अच्छा। तो आप लोगों को इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा हमने कंपैरिजन करके समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसी के आगे क्रम में। अब हम देखेंगे वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का टॉपिक भी बड़ा हॉट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारी जो चर्चा रहेगी, अब ऐसे ही कंपेरिजन करके तो हमको पढ़ना है। तो वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति और उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति, इन दोनों पर चर्चा करते हैं। देखो, जब हम ऋग्वेद में देखते हैं तो ऋग्वेद के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि जो हमारा यहाँ की जो सभ्यता थी वो थी ग्रामीण सभ्यता, और जो समाज था वो मुख्य रूप से था पशुचारित समाज। कैसा समाज था? पशुचारित समाज था। तो जब पशुचारित समाज था तो इनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? इनकी अर्थव्यवस्था का आधार था वो थे पशु, और फिर पशु के बाद थे कृषि। तो इनकी अर्थव्यवस्था का आधार पशु और कृषि था, मतलब पहले पशुपालन, कृषि। हालांकि इस समय तक दिक्कत ये थी, इस समय तक कृषि का नहीं हुआ था विस्तार। तो कृषि का विस्तार न होने के कारण यहाँ पर क्या होता था? मुख्य रूप से पशुपालन होता था। पशुपालन में भी गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि को लोग पालते थे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था, याद रखना आप लोग, जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था वो था गाय। सबसे महत्वपूर्ण पशु था गाय, ठीक है ना?
तो गाय को, अरे एक्चुअल में यहाँ तो गाय के लिए तो युद्ध भी होते थे जिन्हें गविष्ठी कहा जाता था। तो गाय के लिए जो आर्य लोग थे वो लोग युद्ध भी करते थे, इसे गविष्ठी की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा गाय को इन लोगों ने अघन्या की श्रेणी में रखा था। अघन्या का अर्थ होता था ना मारने योग्य पशु। तो गाय को इन्होंने ना मारने योग्य पशु की श्रेणी में रखा था। ठीक है। इसके बाद अर्थव्यवस्था में क्या था कि जो कृषि था, कृषि की बात यदि हम करें तो कृषि में बहुत कम विस्तार था, बहुत कम विस्तार था। जो फसल के हमें प्रमाण मिलते हैं वो केवल यहाँ पे जौ थी, फसल के रूप में हमें केवल यहाँ से जौ के साक्ष्य मिलते हैं। तो हमें यहाँ पे फसल के रूप में केवल, तो वैदिक कालीन समाज में आपको याद रखना है कि यहाँ पे केवल फसल के रूप में हमें जौ के साक्ष्य मिले हैं। मतलब यहाँ पर फसल के रूप में केवल जौ की ही खेती की जाती थी, इसके अलावा और किसी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब देखते हैं हम आगे, अब देखते हैं व्यापार। यदि व्यापार की बात करें तो व्यापार यहाँ पर पूरा का पूरा आंतरिक व्यापार था, पूरा का पूरा आंतरिक व्यापार था। जैसे कृषि में आप देखेंगे कि कृषि में मुख्य रूप से जब जैसे मान के लो जौ की खेती होती थी, है ना, और सिंचाई के लिए यहाँ पे मुख्य रूप से आपकी वर्षा जल था। तो ये जो अन्न होता था, इस अन्न को ही एक अपने क्षेत्र से एक कबीले से दूसरे कबीले में पहुंचाया जाता था और वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली अस्तित्व में थी और यहाँ पे मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। मतलब यहाँ पे वस्तुओं के बदले में दूसरी, मतलब करते क्या थे लोग, अपनी कुछ अनाज दे देते थे, उसके बदले कुछ ले लेते थे, कुछ अपनी चीज दे देते थे, उसके बदले दूसरी चीज ले लेते थे। इस प्रकार से क्या होता था, इनका एक्सचेंज होता था। इसे वाटर ट्रेड भी कहा जाता है या वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहा जाता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर अस्तित्व में थी और माना जाता है कि इसी के माध्यम से ही सारे के सारे इनके काम संपन्न हो रहे थे। क्लियर। अब हम देखेंगे यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, यहाँ का पूरा का सिनेरियो बदल जाएगा, क्योंकि वैदिक कालीन की अपेक्षा उत्तर वैदिक कालीन समाज में अर्थव्यवस्था काफी अच्छी हो जाएगी। अर्थव्यवस्था इनकी बहुत शानदार है, क्योंकि अब यहाँ का जो समाज था वो मुख्य रूप से पशु पर आश्रित न होकर के कृषि पर आश्रित हो गया। किस पर आश्रित हो गया? कृषि पर। तो उनका मुख्य पेशा कृषि, फिर बाद में पशुपालन, ठीक है ना। तो याद रखना, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में आते जाते हैं, मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में जब उत्तर वैदिक कालीन पीरियड आया, तो इस पीरियड में मुख्य रूप से कृषि पेशा हो गया लोगों का। अब लोग बाग ने पशुपालन की अपेक्षा कृषि पर जोर दिया। जब कृषि पर जोर दिया तो इनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। मतलब यहाँ की अर्थव्यवस्था इसकी अपेक्षा कैसी थी? विकसित थी। क्लियर। अब देखेंगे आगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे, यहाँ पे जो कृषि की अर्थव्यवस्था थी, कृषि में अब जौ की खेती तो ये लोग करते थे, इसके साथ साथ गेहूं, उड़द, ठीक है ना, गेहूं, उड़द, सरसों इत्यादि की खेती भी ये लोग करने लगे। यहाँ तक कि गन्ने तक के साथ मिले कि लोग गन्ने की खेती भी करने लगे थे। क्लियर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो एकदम कृषि आधारित हो गई। पशुपालन भी था। पशुपालन में गाय, बैल, भैंस, बकरी, ठीक है ना, भैंस, बकरी और भेड़ इत्यादि का पालन किया जाता था। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक कालीन और वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति में काफी अंतर है, दोनों का अलग अलग कंटेक्स्ट है। तो लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे खेती की जा रही है, खेतों की जुताई की जा रही है, परंतु याद रखना अभी तक इस पीरियड में लोहे के फाल का आविष्कार नहीं हुआ था। और लोहे के फाल का आविष्कार न होने के कारण ये जो पूरा समाज था कृषि प्रधान नहीं था। हालांकि कंपैरिजन टू वैदिक काल उत्तर वैदिक कालीन समाज ने कृषि को अपना मुख्य पेशा बना लिया था। अब यहाँ पर
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फिर ये लोग खेतों की जुताई कैसे करते रहे हों। तो इसके साथ यही है कि हो सकता है इन्होंने हलों का निर्माण किया, लकड़ी के हल बनाए हों और लकड़ी के हलों की सहायता से इन लोगों ने भूमि को जोतना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार के साक्ष्य हमें यहां से मिलते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से हम इसको कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यदि दोनों में कॉमन चीज देखें हम कि भाई वैदिक कालीन उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति में कॉमन क्या है, तो जितना भी प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन व्यापार के लिए, तो एक पहली बात तो दोनों में आंतरिक व्यापार प्रचलित था, दोनों में एक कॉमन चीज आंतरिक व्यापार प्रचलित था। और व्यापार के लिए मुख्य रूप से रथगाड़ी, ठीक है ना, रथगाड़ी और बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। आपको पता है कि जो आर्य लोग थे, आर्य लोगों का जो रथ का प्रयोग करते थे, इसमें अश्वों का प्रयोग होता था, अश्वरथ प्रयोग करते थे, इसी में सवार होकर के वो लोग युद्ध लड़ते थे, तीर कमान धनुष का प्रयोग करते थे। ये सारी की सारी विशेषता हमने आर्यन कल्चर में डिस्कस किया हुआ है, आप पिछले लेक्चर में भली भांति तरीके से देख सकते हैं। तो दोनों में जो व्यापार है वो कॉमन था, आंतरिक व्यापार था और परिवहन के रूप में मुख्य रूप से रथगाड़ी और बैलगाड़ी का प्रयोग ये लोग किया करते थे। अब इसमें अंतर क्या है? देखो इसमें एक अंतर ये है कि वैदिक काल में, वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति में मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, मुद्रा का विकास नहीं हुआ था और माप तौल प्रणाली के भी हमें साक्ष्य कम मिलते हैं, या माप तौल प्रणाली के प्रमाण हमें मिलते ही नहीं है। जबकि उत्तर वैदिक कालीन में जस्ट अलग है, उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था में मुद्रा के साक्ष्य तो कम मिले हैं, मुद्रा के साक्ष्य कम मिले हैं, परंतु माना जाता है माप तौल के लिए दो इकाइयां लोगों ने बना रखी थी, एक को नाम दिया जाता है निष्क और एक को नाम दिया जाता है प्रतिमान। तो यहाँ पे निष्क और प्रतिमान का किस रूप में प्रयोग किया जाता था? निष्क और प्रतिमान का मापतौल के रूप में प्रयोग किया जाता था। क्लियर? तो यहाँ का ये हो गया कुल मिलाकर के आर्थिक स्वरूप। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गया। तो हमने डिस्कस कर लिया सामाजिक स्थिति वैदिक कालीन उत्तर वैदिक कालीन, आर्थिक स्थिति वैदिक कालीन एवं उत्तर वैदिक कालीन, दोनों में कंपैरिजन भी किया। दोनों में हमने ये भी जाना कि अंतर का आधार क्या है, हमने ये भी जाना कि जब हम 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व आएंगे तो व्यवस्था कैसी थी, और जब 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच आएंगे तो किस प्रकार से परिवर्तन के बिंदु अपने आप बदल जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमने जानने का प्रयास किया। क्लियर? ठीक है, तो अब हमारा इसमें क्या बचा है? अब पूरा वैदिक सभ्यता में केवल हमारी धार्मिक स्थिति बची है। तो एक 10 से 15 मिनट का लेक्चर रहेगा धार्मिक स्थिति के ऊपर। इसके बाद 3 पार्ट्स में हम लोग इसको भी समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम लोग करने क्या वाले हैं? अब जो हमारा टर्म रहेगा वो हमारा टर्म रहेगा मुख्य रूप से एक नई चीज हम लोग लाएंगे। वो नई चीज होगी अब महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के उदय के पीछे की कहानी भी डिस्कस होगी अब, है ना। और इसके बाद महाजनपद काल की व्यवस्थाएं, परिवर्तन क्या हुआ, जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, फिर इसके बाद सीधे हम मौर्य काल तक पहुंच जाएंगे। आशा है कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। आप लोग हमसे जुड़े रहिए निष्कर्ष अकेडमी के साथ निरंतर तरीके से। हम आपको बेहतरीन टॉपिक्स लाने का प्रयास कर रहे हैं और आगामी समय में कुछ समय बाद हमारी पूरी टीम, हमारी होल एंटायर टीम भी आपके साथ होगी और अपने अपने सब्जेक्ट्स पर आपको भली भांति तरीके से अवगत कराएगी और उसका इंट्रोडक्शन देगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।